हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज आ गया 11th ऑफ अगस्त 2020, लेक्चर 15, क्लास 12th फिजिक्स, यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। पिछले दिनों एक दिन में केसीएल, केवीएल और व्हीटस्टोन ब्रिज सिखाया गया और एक दिन में आप लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन पढ़ाया गया। व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन में बड़ा फेमस टॉपिक पढ़े परसों के क्लास में, स्लाइड वायर ब्रिज, मीटर ब्रिज। आज केसीएल, केवीएल और व्हीटस्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल करेंगे, किस तरह से होगा। क्लास किए तो याद होगा कहां पर लगाते हैं केसीएल केवीएल, जहां पर डायरेक्ट ओम्स लॉ नहीं लगा सकते। डायरेक्ट ओम्स लॉ कहां पर नहीं लगा सकते, जहां पर ढेर सारा सोर्स ऑफ ईएमएफ, बैटरी, सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस हो, जैसे कि ये। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को केसीएल केवीएल का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन बनाना होगा। डायग्राम देखो, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है E1, वो है 6 वोल्ट का। एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है E2, वो है 4 वोल्ट का। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है 2 ओम, R2 है 3 ओम, कैपिटल R है 5 ओम। फाइंड द करंट पासिंग थ्रू R1, R2 एंड R। इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है करंट का वैल्यू लेना। आपको जब केसीएल केवीएल समझाया जा रहा था तो उसमें करंट का वैल्यू मेंशन था कि I1 का एंगल यहाँ पर है, डायरेक्शन ये है, वैल्यू ये है। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी I1 I2 दिया हुआ नहीं है, ये खुद से लेना पड़ता है, खुद से लेना पड़ता है। ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है तो ब्लू मार्कर से मैंने I1 अपने से लिया है, करंट इससे इस तरफ जा रहा होगा। ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है तो इससे ले लिया I2 इधर जा रहा होगा। और यहाँ पर इस जंक्शन में ये I1 और I2 मिल जा रहा होगा तो यहाँ पर आते आते I1 प्लस I2 हो रहा होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, अभी तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा, पहले से बनाया हुआ, बट क्वेश्चंस में ये मेंशन नहीं रहता। I1 I2, I माइनस I1 I2 वो खुद से लेना पड़ता, वही सबसे मुश्किल पार्ट है केसीएल केवीएल में। बाकी अब हमारे पास कितना वेरिएबल है, वेरिएबल 2 ही है। ऐसे तो 3 करंट निकालना है, I1 और I2, और तीसरे का नाम हम लोग ने I1 प्लस I2 लिया है। तो 2 ही वेरिएबल है हमारे पास, 2 ही वेरिएबल है। 2 ही वेरिएबल है तो कितने इक्वेशन से काम चल जाएगा, 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन से काम चल जाएगा। 2 ही वेरिएबल है, एक्चुअली में तो 3 वेरिएबल है, बट हमने जैसा लिया उससे 2 ही वेरिएबल है। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन से काम चल जाएगा। चलो तो देखते हैं। तो 2 वेरिएबल है, I1 I2 और I1 प्लस I2, है ना। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो लोगे वो लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लिया इन क्लोज्ड लूप, बड़ा वाला लूप को ले रहे हैं, बाहर वाले को, पूरा ये बड़ा वाला, पूरा ये बड़ा वाला, पूरा ये बड़ा वाला, पूरा ये बड़ा वाला। नाम लिखना पड़ेगा, क्या नाम हो जाएगा, A F B B A, सीधा एकदम सबसे बड़ा वाला, ठीक है। अब बोलोगे सर छोटा वाला क्यों नहीं लिया, तो ले सकते हो। इसमें बस दिक्कत कुछ नहीं है। इसमें होता है कि 2 सोर्स ऑफ ईएमएफ है, बड़े वाले में लेते तो एक ही सोर्स ऑफ ईएमएफ है, बनाने में आसान होगा। आप ये छोटे वाले में भी लगा करके बना सकते हैं। तो मेरा मर्जी, मैंने बड़े वाले में ले लिया। अब जो लोग ने क्लास किया था उन लोगों को याद होगा, केवीएल लगा रहे हैं, केसीएल ऑलरेडी, किरचॉफ करंट लॉ ऑलरेडी इसमें लगा चुके हैं। यहाँ पर ये I1 प्लस I2 वो केसीएल सही है। अब केवीएल लगाना है, बड़े वाले में ले रहे हैं। क्या सिखाया गया था परसों, सबसे पहले इसमें एक लूप का डायरेक्शन अपने से लेते हैं, और ज्यादातर केस में हम लोग जब अपने से लेंगे तो ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव इस तरफ से लेंगे, ठीक। रूल क्या सिखाया गया था, उस क्लोज लूप में पहले सोर्स ऑफ ईएमएफ पहचाना जाता है। इस बड़े वाले में सोर्स ऑफ ईएमएफ कौन है, केवल E1, ठीक है। और रूल था कि जो I और R इसके एरो मार्क को फॉलो करे उसको पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज उसको नेगेटिव लेंगे। तो क्या क्या होगा बताओ जरा सा। इस लूप में डायरेक्ट लेना है तो कितना हो गया, दिस इज I1 R1, और ये बीच वाला लेंगे ही नहीं क्योंकि ये लिया नहीं, मैंने बड़ा वाला लूप लिया। तो और कौन सा बचा, तो यहां से देखोगे तो ये भी प्लस में ही आ रहा है, I1 प्लस I2 इंटू R, ठीक है। और आ रहा है कोई बड़े वाले में, तो बड़े वाले में और कोई नहीं आ रहा था। वैल्यू पुट करेंगे, E1 का वैल्यू था 6, I1 का वैल्यू पता नहीं, R1 का वैल्यू था 2, फिर I1 प्लस I2, कैपिटल R का वैल्यू था 5, तो 6 बराबर 2I1 में 5I1, तो दिस इज 7I1 प्लस 5I2, दिस इज इक्वेशन नंबर A, ठीक है। ये हो गया। अब बड़ा वाला लूप तो ले चुके हैं, अब छोटा वाला तुम्हारी मर्जी।
अब किसको लोगे, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ऊपर वाले को अभी भी लेते तो इसको 2 बार लगाना पड़ जाएगा, नीचे वाले को लेते तो इसमें एक ही सोर्स ऑफ ईएमएफ है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक जो सोर्स है वही लेने के लिए, बट एक वाले में आसान होता है थोड़ा बनाना, और कोई बात नहीं। इन क्लोज्ड लूप नाम ई एफ डी, ये लिखना पड़ता है खुद को सेटिस्फेक्शन के लिए, सी ई, इसमें कौन है सोर्स ऑफ ईएमएफ, केवल एक है E2। उसके बाद क्या करने के लिए बोला गया, लूप लेने के लिए। लाइन में लाइन करोगे तो अभी होगा, लूप तो अपने से ही जब लेना है तो पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे ही लेते हैं, ये लूप लगाना जरूरी है ना। अब जो इसको फॉलो करे, कौन फॉलो कर रहा है, या I2 R2 इसी पर है, और ये वाला नहीं, ये वाला ये भी फॉलो करते हुए नजर आ रहा है, प्लस में है I1 प्लस I2 इंटू R, E2 के जगह पर 4, I2 का पता नहीं, R2 के जगह पर 3, I1 प्लस I2, R के जगह पर 5, 5I1 प्लस 8 है I2, 5I1 प्लस 8 I2, क्या लग रहा है, सही है ना, 5I1 प्लस 8 I2, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो 10th 8th 9th क्लास में जैसे करते थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना, याद होगा। 7 और 5 है, इसको 5 से, इसको 7 से, छोटे क्लास में जैसे करते थे वैसे, तो क्या हो जाएगा 35 I1 25 I2 30 इज इक्वेशन नंबर सी। इसको 7 से किया 35 I1 56 I2 28, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, C माइनस डी, 25 से 56 गया तो माइनस 31 I2, 30 से 28 गया 2, तो I2 बराबर हो गया -2 बाई 31 एम्पियर, ठीक है। I2 बराबर हो गया -2 बाई 31 एम्पियर, और I1 कहीं पर भी पुट कर दोगे, मैं नहीं कर रहा, कहीं पर भी पुट कर दो, कहीं पर भी पुट कर दो, यहाँ पर इक्वेशन A बिकम्स, या फ्रॉम इक्वेशन है, कहीं पर भी पुट कर दो, मैं नहीं कर रहा, करके चेक कर लो, एक बार करके चेक कर लेना। I1 28 बाई 31 आ जाएगा, कैलकुलेशन खुद से कर लेना, 28 बाई 31 एम्पियर्स, है ना, करके देख लेना। और कुछ बच्चे जो लोग इंटेलिजेंट है पढ़ने में, उन लोग बताते हैं कि करंट का वैल्यू सर निगेटिव कैसे आ गया, किसी चैप्टर में तो नहीं आ रहा था, इस चैप्टर में आ सकता है, क्योंकि आपने जो डायरेक्शन माना है वो खुद से माना है। यहाँ पर आपने एक साइन कन्वेंशन माना है खुद से कि इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको निगेटिव लेंगे। अब कोई आपसे पूछ ही दे कि भाई इस माइनस का मीनिंग क्या हुआ, करंट तो माइनस होता नहीं है, तो इसका मीनिंग हम लोग ये बताएंगे कि हमारा I2 का डायरेक्शन ये था, बट आंसर -2/3 आ रहा है। इसका मतलब है जो आपका डायरेक्शन था, एक्चुअली में I2 का डायरेक्शन उस तरफ नहीं है, एक्चुअली में करंट का डायरेक्शन जो है इधर नहीं होकर के इस तरफ होता, ये सेल से बाहर नहीं है, करंट सेल के तरफ घुस रहा होता। इस माइनस का मीनिंग ये है, इसको ख्याल रखिएगा आप लोग, है ना। Current cannot be negative, but in this chapter current can be positive or negative because you have selected a definite sign conventions to solve the questions. बाकी अब हमारे पास 2 हो गया। अब ये R के अक्रॉस, therefore current अक्रॉस R के अक्रॉस कितना जा रहा है, तो देख ही लो कितना जा रहा है, I1 प्लस I2 जा रहा है। तो अब जब जोड़ोगे तो I1 का तो 28 बाई 31 लोगे, I2 का -2 बाई 31 ही लेना पड़ेगा। ये नहीं कि करंट निगेटिव नहीं है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, आपने जो उस कन्वेंशन से बनाया है उस हिसाब से ये माइनस आया है तो आपको माइनस ही लेना पड़ेगा। तो ये जो है वो 26 बाई 31 एम्पियर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल का तीनों का आंसर आ जाएगा। इस तरह से केसीएल भी इसमें लगा हुआ है। कोई बोल दे कि इसमें केसीएल नहीं लगा हुआ तो बेवकूफी है, केसीएल इसमें लगाया हुआ है। वो I1 प्लस I2 ई जंक्शन पर केसीएल लगाने से ही आया है, ठीक है, इसको लिख लीजिए।
चलो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, फाइंड द करंट थ्रू ईच सेल। डायग्राम सामने है। मेरा काम है एज ए ट्यूशन टीचर, एज योर सीनियर, एज ए स्टूडेंट, मेरा काम है बताना। पहले करंट का डायरेक्शन लेना पड़ता है। इस क्वेश्चन भी आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि पहले से लिया हुआ, बट ये नहीं दिया हुआ होगा, ये आपको लेना है। ये नहीं दिया हुआ है, ये मैंने लिया है। इस सेल से मान लो I1 करंट निकल रहा है, इस सेल से मान लो I2 करंट निकल रहा है, इस सेल से I3 करंट निकल रहा है, ये मैंने लिया है। वैसे ही आपको भी क्वेश्चन में I1 I2 I3 खुद से लेना पड़ेगा। I1 I2 I3 क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ नहीं रहता है, ठीक है। ये एकदम फोकस करके बनाना। बाकी अब तो हमारे पास 3 वेरिएबल हो गया है ना। अब उपाय नहीं है, ना हो गया 3 वेरिएबल, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 वेरिएबल है, तो कम से कम हम लोगों को कितना इक्वेशन चाहिए होगा? क्लियर कट बात है कि 3 इक्वेशन चाहिए होगा, ठीक है। अब 3 इक्वेशन तुम्हारे पास 2 तरीका है, या तो तुम 3 बार KVL लगा लो, या फिर कहीं पर मौका देख करके एक बार KCL किरचॉफ करंट लॉ भी लगा करके रख लेते हो। जैसे एट जंक्शन, मेरा जरूरी नहीं कि आप मेरा ही वाला स्टेप से बनाएं, मैं ऐसे बना रहा हूं। एट जंक्शन ए पर यहाँ पर KCL लग रहा है ना। KCL का क्लास किए थे, उसमें आप लोगों को याद होगा जो करंट अंदर की तरफ आ रहा है उसको पॉजिटिव ले देते ना, है ना। तो अंदर ही की तरफ आ रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। यही किरचॉफ करंट लॉ सिखाया गया था। टोटल करंट जितना इनसाइड आ रहा है, टोटल करंट जितना आउटसाइड जा रहा है बराबर, या फिर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इंटरिंग एट अ जंक्शन इज 0। KCL का क्लास देख लो, एक बार करवाया गया। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन हो गया। अब 2 ही इक्वेशन की जरूरत है। 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन है, एक इक्वेशन हो गया। बाकी 2 के लिए अब आपको 2 ही बार KVL लगाना पड़ेगा। और ये नहीं लगाते हो तो 3 बार किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हो, उससे भी आंसर आ जाता। अब देख देख के कहीं पर लगाओ, 2 जगह पर, जहां ठीक लग रहा है आपको, जहां पर थोड़ा छोटा छोटा लगे वहां पर लगाओ, जहां पर थोड़ा मजा आए, थोड़ा छोटे में काम चल जाए। तो सब में 2-2 है ही, इसमें आप भाग नहीं सकते, सब में 2-2 तो लगेगा। तो जब सब में 2-2 लग ही रहा है तो रैंडम किसी में भी बना देते हैं। जैसे इन क्लोज लूप BA DCB BA DCB, ठीक। तो पहले लूप ले लोगे। अब इसमें 2-2 सोर्स ऑफ EMF है, तो किसको प्लस ले लो, किसको माइनस को तुम डिसाइड कर लो। मान लिया E1 को ही पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये E1 माइनस E2 हो जाता, क्योंकि E1 से ऐसे E2 से ऐसे। और क्योंकि तुम E1 को पॉजिटिव ले रहे हो, मतलब मैं लिया हूं, तुम्हारी मर्जी, मैंने E1 को लिया है पॉजिटिव, तो मेरा लूप का डायरेक्शन जो है वो इस तरह से होगा। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जैसा भी हो। तो क्या फॉलो अप हो रहा है इसमें? ये I1 वाला इसी लूप को फॉलो कर रहा है ना। दिस इज I1 into 4, बट ये I2 वाला, ये इस जो ग्रीन वाले से बनाया हुआ उसको अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो माइनस I2 इंटू इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 था, E1 था 2 माइनस 1, 4I1 माइनस 3I2 1 बराबर 4I1 माइनस 3I2। दिस इज इक्वेशन नंबर A, ठीक है। अब कहीं भी ले सकते हो, मान लो ये वाला, क्योंकि 2 तो सब में है तो भाग नहीं सक रहे हम लोग, करना ही पड़ेगा। इन क्लोज लूप हाँ क्या है ये वाला, A F E D A, इसमें भी 2 सोर्स है। आप जिसको पॉजिटिव ले रहे हैं, निगेटिव आपकी मर्जी है। चाहो तो इस 4 वाले को पॉजिटिव ले लो, या 1 वाले को। मैं फिर 1 वाले, मतलब ये ऊपरी वाले को पॉजिटिव ले रहे हैं, मान लो मेरा मर्जी है, तो मेरा हो जाएगा E2 माइनस E3, मतलब मैं E2 वाले को ज्यादा मान रहा हूँ, तो मेरा अभी भी एरो मार्क जो है वो ऐसे E2 से E3 की तरफ ही होगा, है ना। तो E2 माइनस E3, E2 तो 1 है, E3 4 है ना। और लग क्या रहा है, हाँ इसको एरो मार्क, तो ये I2 3C एरो मार्क पर है, I2 इंटू 3C एरो मार्क पर है ये वाला, बट ये इसका ऑपोजिट में है। तो माइनस I3 इंटू 2, तो दिस इज 3I2 माइनस 2I3, मतलब माइनस 3 बराबर 3I2 माइनस 2I3।
ठीक है, तो 3 इक्वेशन है, वेरिएबल भी 3 है, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? छोटे क्लास के टेक्निक से करेंगे। इससे हम लोग I1 बराबर कितना लिख सकते हैं? 1 + 3I2 by 4। I1 = 1 + 3I2 by 4। और इससे I3 क्या लिख सकते हैं? इससे I3 बराबर हो जाता 3I2 + 3 by 2। क्या? 2I3 बराबर 3I2 + 3 होता, जब डिवाइड हो जाता। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, तो घबराना नहीं कि लंबा आ रहा छोटा आ रहा, आप लोग 12th क्लास में है। I1 के जगह पर इक्वेशन 1 बिकम्स, I1 के जगह पर 1 + 3I2 अपॉन 4 प्लस I2 के जगह I2 प्लस I3 के जगह पर 3I2 + 3 by 2 बराबर 0। ठीक है, अब थोड़ी सी एलसीएम ले लेंगे, 4 होगा एलसीएम। 1 + 3I2 + 4I2 + 6I2 + 6 बराबर 0। 1 चौके 2 दूनी 3, तो कितना हो गया? 3 6 7 3 6 9 4 13I2 + 7 बराबर 0। देयरफॉर I2 बराबर हो रहा -7 by 13 एम्पियर। ठीक है, I2 जो है वो -7 by 13 है, बाकी आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, है ना। मैं बुक से देख करके लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपना अपना सॉल्व कर देंगे। I1 आएगा -2 by 13 एम्पियर और I3 आ रहा +9 by 13 एम्पियर। ठीक है, और वही पुराना लेक्चर है, पिछले 15 मिनट से दे रहा हूँ। माइनस का मतलब आपने जो डायरेक्शन लिया था I2 का, उस डायरेक्शन को ये सेल, ये सर्किट फॉलो नहीं कर रहा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को फॉलो करिए, बट आंसर ऐसे ही लिख करके रखिए। देखो बच्चों, तो ये क्वेश्चन कई बार आता है बोर्ड में। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है, बट ये बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन नहीं है। पूछ रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम टू ऑब्टेन बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, 10 ओम का क्रॉस पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये पूरा बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। मतलब 10 ओम का क्रॉस आपको एक रेजिस्टेंस लगाना पैरेलल में। क्वेश्चन में कह रहा है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक, और ये पूरे का जो भी होगा उसको हम लोग R' मान लेते हैं। अब फॉर बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होना चाहिए? P/Q का रेशियो इसके बराबर, इसका नाम R' माने, तो R'/S के बराबर होना चाहिए। P है 15, Q है 12, R' का पता नहीं, ऐसे 4, ये 3 बार में कट गया और ये 5 बार में कट गया। मतलब R' का वैल्यू कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। मतलब ये 5 होता तब जाके बैलेंस होता। अब R' तो खुद पैरेलल में है ये दोनों, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरेलल मतलब 1/10 प्लस 1/x 1/r1 प्लस 1/r2 बराबर 1/r'। पैरेलल में ऐसे होता है 1/r1 प्लस 1/r2 बराबर 1/r पैरेलल, तो 1/10 प्लस 1/5 1/x बराबर 1/5 माइनस 1/10 5 10 का 10 1/10। This x comes out to be 10 ओम। ये 10 ओम का एक रेजिस्टेंस इस 10 ओम के पैरेलल में लगाते हैं, तो ये बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज को सेटिस्फाई कर देता है। ठीक है, द बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में इस तरह का रेंज में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का डायग्राम याद करना, इस तरह का डायग्राम कैपेसिटर में भी पूछ सकता है आपसे जेई में, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो है ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायग्राम देख लो, पहले एनालाइज कर लो,
ए और बी के बीच में बोल रहा है 4 वोल्ट का बैटरी लगाना है। फिर कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट्स ए एंड बी पहले निकालते हैं, फिर देखा जाएगा और क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम कभी भी दिखे तो समझ लेना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। ए से शुरू करना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है ए से शुरू कर रहे हैं, ए से शुरू के पहुंचे कहां पर, ऐसे एफ पर। ठीक है, अब एफ से देखो कहां कहां पर जाएगा, एफ से सी और एफ से डी। तो हम लोग भी ऐसे एफ से सी की तरफ चले जाएंगे और एफ से डी, एफ से डी में चले जाए और सी और डी के बीच में 4 हो, कैसे सेटअप कर लेंगे। अब सी से किस तरफ जा रहा है, ई के तरफ, और डी से ई के बीच में भी आ रहा है। समझ, और मतलब ये सब प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। ई से गेम खत्म हो रहा है बी पर, तो ई से बी पर गेम खत्म हो जाता है। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब कुछ खास बचा नहीं करने के लिए, सब 4-4 ओम का ही है। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन है। इसमें तो 4-4 है, तुमसे कोई क्वेश्चन यही पर पूछेगा तो देखना वो ऐसा ही रहेगा 4-8, तो वहां से 12-24 मतलब रहेगा बैलेंस्ड स्टेट में। ऐसा नहीं इतना करने के बाद फिर अनबैलेंस हो गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये तो देख के ही पता चल रहा था सब बराबर है, बट बराबर नहीं भी रहता तो भी वो कंडीशन बैलेंस्ड स्टेट वाले पर ही पहुंच जाता। इसमें तो बिल्कुल कंडीशन है P/Q बराबर R/S के। तो जब P/Q का रेशियो R/S के बराबर हो जाता है तो बैलेंस कंडीशन। तो क्या होता है बैलेंस कंडीशन में, जो होता है तो हम लोगों को मालूम है कि बीच वाले से करंट नहीं पास करता है, बीच वाले से नहीं पास करता है तो ऊपर वाला दोनों सीरीज में हो जाता है 4-4, तो वो 8 ओम और ये भी 4-4, तो ये भी 8 ओम, और आपस में दोनों पैरेलल में है तो 1/RP। और जो लोग आप लोगों से इंटेलिजेंट बच्चे लोग वो समझ जाओगे, इतना पैटर्न बनाने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि फिर वो अनबैलेंस्ड हो गया, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के बैलेंस हो जाता है। इसमें तो साफ पता चल रहा था कि बैलेंस की वैल्यू ही सेम था। तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 ओम का। ठीक है, फाइनल कंडीशन वाला 4 ओम का, ये पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, अच्छा करंट पूछ रहा है। तो करंट के लिए हम लोग इस डायग्राम को कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ ए, यहाँ एफ से सी, सी से ई, डी, ई, बी, चारों बीच वाले में तो पता चल गया करंट नहीं जा रहा है। और इसमें वोल्टेज लगाए थे, कितने वोल्ट का, 1 से 3 4 वोल्ट। अब क्या पूछ रहा है यहाँ देखा, कितना करंट जा रहा है ए एफ सी ई बी में, मतलब इस पोर्शन में कितना करंट जा रहा है, और ए एफ डी ई बी में इस पोर्शन में कितना करंट जा रहा है, ये पूछा। तो पहले उसके लिए हम टोटल करंट निकाल लेते हैं। टोटल करंट आई बराबर क्या होता है, V/R। V है 4, R भी निकाले 4, मतलब टोटल करंट हो गया 2 एम्पियर, 1 एम्पियर। टोटल करंट मतलब कितने का था, 1 एम्पियर का, और ये बराबर बराबर बढ़ रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, मतलब ये बराबर बराबर, एक करंट इधर एक करंट इधर, तो इसी में से दोनों बराबर बराबर जा रहा है। इसका नाम अगर I1 मान लें, इसका 2, तो I1 बराबर I2 बराबर 0.5 एम्पियर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो बराबर बराबर रेजिस्टेंस है तो करंट बराबर बराबर होगा, नहीं तो निकाल भी देते, बट क्लियर है कि 0.5 पहुंच रहा होगा। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मतलब इंपॉर्टेंट तो सभी है, इंपॉर्टेंट तो सभी चीज है। क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करोगे, एनसीईआरटी का ही है, एग्जांपल है। इसमें देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है, लेकिन क्या ये बैलेंस स्टेट में है, तो P/Q का रेशियो 2/3 1/4, तो ये बैलेंस्ड स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन पर नहीं है। तो जब बैलेंस्ड होता था तो हम लोगों को मालूम था कि बीच वाले का करंट 0 आता था। तो जो लोग भी पढ़ने में अच्छे उन लोग हमेशा फोन करके पूछे, चाहे मेरे से पूछे सब बात कि जब बैलेंस नहीं होगा तब क्या करेंगे।
तो यहीं पर फिजिक्स में प्रूफिंग का काम है। जब प्रूफिंग कर रहे थे व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन का, तो बताया गया था कि इसको किस तरह से अप्रोच करना। तो यहां से आई करंट लेकर के चलेंगे, तो यहां पर कुछ करंट अपने से मान लेंगे अगर I1, तो जितना कम से कम वेरिएबल होगा उतना कम से कम वेरिएबल लेगा। आई में से I1 गया तो इधर हो जाएगा I माइनस I1, इस तरफ IG आएगा गैल्वेनोमीटर की तरफ, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन और व्हीटस्टोन ब्रिज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और I1 में से भी IG हट गया तो ये I1 माइनस IG हो जाएगा, और इधर ये I माइनस I1 में ये IG जुड़ जा रहा है, तो ये I माइनस I1 में ये IG जुड़ जा रहा है। और फिर यहाँ पर KCL लगाते हैं, तो I1 में से ये I1 कट जाएगा, IG से IG कट जाएगा, और I से चले तो I निकलते हुए खत्म हो जाएगा। ये जो करंट का डायरेक्शन है, जब हम लोग स्कूल में भी थे तो सीखे थे, सबसे मुश्किल है करंट का डायरेक्शन लेना। KCL KVL तो लगा ही लोगे, प्लस माइनस गुना भाग, वो करंट का डायरेक्शन मेंशन नहीं रहता, खुद से लेना कि I1 वहां जाएगा, I2 वहां जाएगा, सबसे मुश्किल उसी में होता है। ठीक है, तो अब तो हम लोग ने ले ही लिया है, तो अब शुरू कर देते हैं इसको सॉल्व करना। यहाँ पर प्रूफिंग भी देखना बच्चों, आप लोगों ने केस ये जहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन प्रूफिंग किया था, प्रूफिंग को भी देख करके करना, प्रूफिंग भी ख्याल में रहेगा तो हो जाएगा। तो KCL तो ऑलरेडी इसमें लगा चुके हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये I1 या I माइनस I1 ये जुड़ गया, यहां पर फिर जुड़ गया, मतलब KCL तो तुम लगा ही चुके हो। अब KVL लगाने का बारी है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अप्लाइंग KVL इन क्लोज लूप, पहले ABDA में लगा रहे हैं, ABDA में। इसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ पहले चुना जाता है। प्रूफिंग का क्लास देखना, मालूम चलेगा इसमें कौन है सोर्स ऑफ ईएमएफ, कोई नहीं, तो दिस इज 0। लेकिन रूल के हिसाब से तो वो जो 0 माना हुआ है सोर्स ऑफ ईएमएफ है, तो आपको एक लूप तो लेना ही पड़ेगा। अपने पसंद का कोई भी ले लो जो तुमको ठीक लग रहा है। तो मान लो ऐसा लिए इस तरह से, तो रूल वही है, जो जो उस ग्रीन वाले एरो मार्क वाले कर्व को फॉलो करेगा वो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो कौन कौन है, तो ये I1 इंटू 2 ये प्लस में है, और IG इंटू G जो कि 10 ओम है, ये भी प्लस में है। इसका रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ है। गैल्वेनोमीटर में भी एक तार है, तार का रेजिस्टेंस है। ये उल्टा है लग रहा है ना, थोड़ा ऐसा बड़ा बड़ा कर दीजिए। 0 इज इक्वल टू I1 इंटू 2 प्लस IG इंटू 10 माइनस I माइनस I1 इंटू 10, है ना, माइनस में ही है ना, 10 नहीं 1 है क्या, 1, ठीक है 1, ठीक। थोड़ा खोल खाल कर लेते हैं अभी, क्योंकि आगे गुना भाग करना है। 2I1 प्लस 10IG माइनस I प्लस I1 0 बराबर 3I1 माइनस I प्लस 10IG। दिस इज इक्वेशन नंबर A, ठीक है। 3I1 प्लस 10IG माइनस I, ठीक है, ये एक ग्रुप में हो गया। अब दूसरा ग्रुप एक ले लेते हैं, इन क्लोज्ड लूप। बताओ BC DB, BC DB, इसमें कौन है सोर्स ऑफ ईएमएफ, इसमें भी कोई नहीं है, तो 0 तो लेंगे, बट अपने हिसाब से लूप जरूर ले लेना, ठीक है। सोर्स ऑफ ईएमएफ दिस इज 0। अब ये तो प्लस में है, I1 माइनस IG इंटू 3, ये प्लस में है, ये इसी एरो मार्क, बट ये इसका ऑपोजिट में है, दिस इज माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू 4, है ना। और कुछ है, ये वाला प्लस में कि माइनस में, माइनस में है ना, ये ऐसे जा रहा है, माइनस IG इंटू 10, थोड़ा ब्रैकेट खोल कर लिया जाए। 3I1 माइनस 3IG माइनस 4I प्लस 4I1 माइनस 4IG माइनस 10IG, कितना कितना
कितना हो गया 3i1 में 4i1 जोड़ दी तो 7i1, i सिर्फ -4i है और 10 4 14 17 i है। 7i1 -4i -17i की बराबर 0। ठीक है, तीसरा का क्या उपाय करें? ये बड़ा वाला लूप ले लेते हैं बाहर बाहर से। ठीक है, बड़ा वाला लूप, इन लूप नाम है ए बी सी, ए बी सी वाई एक्स, ये बाहर बाहर से वाला। ठीक है, इसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ है या नहीं है? इसमें है, 2 वोल्ट वाला। इसी को प्लस ले रहे हो अगर तो डायरेक्शन इसके हिसाब से सेटअप करना। तो इसके हिसाब से तो हम लोग तो मान के चलते हैं भाई प्लस से माइनस, वो जरूरी नहीं है, बट ऐसे मान करके चलते हैं। ये मतलब ऐसे होते हुए सामने से पूरा होता हुआ है। ठीक है, मतलब ये तो गलत लेकिन ऊपर बड़े वाले में लिए हैं। बड़े वाले में ऐसे मतलब क्लोज लूप के अंदर अंदर से लेना है, इस तरह से लेना। ठीक, तो ऐसे कैसे होगा? एक सोर्स ऑफ ईएमएफ तो ले चुके हो, 2 है। अब जो इसके तरफ आ रहा है तो कौन आ रहा है इसके तरफ? ये I1 इंटू 2, फिर ये भी इसी तरफ है, प्लस इसका नाम है I1 माइनस IG इंटू 3, और है कोई? इसमें और कोई नहीं है, अब कुछ नहीं। ठीक है, दिस इज 2 इज इक्वल टू 2i1 प्लस 3i1 माइनस 3IG, 2 बराबर 5i1 माइनस 3IG। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर सी। 3 इक्वेशन हो रहा है, 5i1 आया ना माइनस 3IG बराबर 2। ठीक है, कुछ बच्चे लोग बताते हैं ऐसे नीचे वाले से भी ले सकते हैं, ऐसे भी क्लोज लूप होता है, ये भी क्लोज लूप होता है, उसका नाम हो जाता है ADCYXA, ऐसे नीचे नीचे से भी हो जाता है। ठीक है, लूप क्लोज होना चाहिए। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, IG निकालना है, तो बिना IG को हटाए हुए काम करना है, कैसे होगा? इक्वेशन 1 से अगर I निकालते हैं, अब 3 इक्वेशन 3 पर इसका मैथ्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का टीचर अब क्या करेगा इसे? अब आप लोग ही समझिए, फ्रॉम इक्वेशन ए से इससे I बराबर कितना हो जाता? I बराबर हो जाता 3i1 प्लस 10IG, है ना? और इसको अगर इक्वेशन बी में पुट कर दो, देयरफॉर इक्वेशन बी बिकम्स, ये क्या हो जाता है? 0 इज इक्वल टू 7i1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ I है, I में है 3i1 प्लस 10IG माइनस 17IG, 0 बराबर 7i1 माइनस 12i1, तो माइनस 5i1 माइनस 40 माइनस 17 माइनस 57 हो गया, ये माइनस 57 IG, देयरफॉर इससे हो गया 5i1 प्लस 57 IG बराबर 0, इस इक्वेशन नंबर डी। और सी या डी में अब हम लोगों को लगाना है कुछ नहीं, इसी में काम चल जाएगा शायद। 5i1 5i1 में सीधा माइनस कर देते हैं, इक्वेशन सी माइनस इक्वेशन डी, 5i1 5i1 कट गया, माइनस 3IG माइनस 57IG, दिस इज माइनस 60IG, और सी में से डी माइनस के 2 में से 0 गया तो हो गया 2, देयरफॉर IG बराबर हो गया माइनस 1/30 एम्पियर। दिस इज द करंट दैट वाज फ्लोइंग माइनस 1/30 एम्पियर, एंड माइनस 1/30 एम्पियर ये शो करता है कि आपने जो डायरेक्शन लिया है वो डायरेक्शन नहीं है, करंट बी से डी नहीं आ रहा था। इसका फाइनल मतलब है कि ये जो IG का वैल्यू है वो 1/30 एम्पियर होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन कहां पर होता है?
आपने तो बी से डी लिया है बट आपका आंसर माइनस आ गया है। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन वो डी से बी के तरफ था। और इस तरह से हम लोग जो बैलेंस्ड स्टेट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में नहीं होता है उसका क्वेश्चन हम लोग इस तरह से अप्रोच करते हैं। तो बच्चों यही है आज का क्वेश्चन। 2 इसमें लेक्चर लगेगा, एक और लेक्चर लेंगे उसमें कुछ जेईई मेंस का क्वेश्चन और नीट में जो इस टॉपिक से क्वेश्चन है उसको करेंगे। आपका काम रहा है कि आप एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है केसीएल केवीएल व्हीटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस्ड में हो और बैलेंस्ड में ना हो उसका क्वेश्चन आज कर लो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घर पर रह करके सिलेबस को आराम से कवर करो। एक क्लासेस में और लेते हुए हम लोग इसका न्यूमेरिकल खत्म करेंगे और 2 से 3 मतलब अभी 2-3 क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म करने का ट्राई करेंगे। आप लोग एनसीईआरटी का किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन बनाने का जरूर से अटेम्प्ट करें। आज का वीडियो यहीं तक रहता है। थैंक यू।